सिकंदर वापस लौटा और भागकर वहाज के कमरे में घुस गया। क्या बदतमीजी है ये, वहाज दहाड़ा। भाई आपसे एक बात कहनी है, बस जा रहा हूँ अभी। वहाज अपने नाइट सूट में बिस्तर पर लेटा लैपटॉप पर काम कर रहा था। इसे सख्त जहर लगती थी यह हरकत, कोई इसके कमरे में बिना इजाज़त के आए। और आज तो वैसे भी सारा ध्यान उड़ा हुआ था मिशाल पर। बोलो, वहाज ने कहा। बल्कि ये बताओ पहले, ये घर लौटने का कौन सा वक्त है? ये क्या तरीक़ा है? मुंह उठाया और गायब हो गए। इसने इसे झटक दिया था। यार मुझसे किसी का एक्सीडेंट हो गया था, इसके सर और पाँव में चोट लगी थी, इसीलिए मैं लेट हो गया। तुम फ़ोन करके बुला लेते। वैसे कोई इशू तो नहीं हुआ? वहाज को फिक्र हुई। नहीं हुआ। अच्छा, मैंने ये कहना था, अकाउंटेंट के लिए इंटरव्यू हो रहे हैं ना, तो मैं जिसका नाम ले रहा हूँ आपने इसे ही रखना है। सारिम लेता है। अव्वल तो इंटरव्यू और दूसरी बात क्या मतलब है? कौन कौन है? वो घूर कर बोला। तो सिकंदर ने बच्चों की तरह पाँव पटके। यार मैं कह रहा हूँ ना, आप सारिम भाई से बात कर लेना प्लीज़ भाई, वो मिन्नत करने लगा। वहाज को हंसी आई मगर इसने दबा ली। कौन है? वो पूछने लगा। इसका नाम निहाल है, मैथ्स में मास्टर क्या हुआ है, काफ़ी अच्छा। जबान दबाई थी इसने वहाज के घुरने पर। यार भाई ऐसे मत देखें, बहुत ज़रूरतमंद है वो लोग, और लड़की लायक है। हाँ तुमने ही तो होम ट्यूशन दिए हैं इसे। वहाज ने घूरा और इसे कमरे से निकल जाने का हुक्म दिया। भाई प्लीज़ यार, क्या हो गया है? मेरी कोई भी नहीं मानता, वो गुस्सा करने लगा। अच्छा ठीक है रोंदू, रख लूँगा अब। 9 तो 11 हो जाओ, वो आज ज़्यादा बोला। थैंक यू, सिकंदर ने जल्दी से खुश होते हुए कहा और बाहर भाग गया। अगले दिन सब नाश्ता कर रहे थे। बड़ी अम्मी को मिशाल की फ़िक्र हो रही थी, जबकि तादेर करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वो ब्लैक जीन्स और ब्लैक शर्ट में हमेशा की तरह अपने हुस्न की चांदनी चारों जानेब बिखेरती रूम से निकली और टेबल पर आ गई। सब इसकी तरफ देख रहे थे। टेबल पर वहाज को देखकर मिशाल का हलक तक कड़वा हो गया। वहाज ने भी निगाह फेर ली और अपने नाश्ते की जानिब मतवज्जे हुआ। इसे अफसोस हुआ एक लम्हे के लिए भी, इसके दिल में इस लड़की के लिए हमदर्दी आई भी क्यों। नाश्ता करो बैठो, बड़ी अम्मी बोली। तो मिशाल ने इनकी जानिब देखा। मैंने आपसे बात की है, जो बिला वजह बात कर रही हैं, वो कड़वे लहजे में बोली। बड़ी अम्मी का मुंह उतर गया। मिशाल बुरी बात है, ये क्या तरीका है बात करने का? सारिम बोला। मिशाल ने नफ़ी में सर हिलाया। मैं इनसे बात नहीं करना चाहती दादा जान, मैं जा रही हूँ कॉलेज। वो इतला देकर बिना किसी की सुने वहाँ से चली गई। सिकंदर वहाँ मौजूद नहीं था। सब ने सर शांत खींचा। अब लगता था जो वो सोच रहे थे ज़रूरी हो गया था। हर गुजरते दिन के साथ बागी हो रही थी, और ये वो समझती थी कि इस पर किसी का इख्तियार नहीं, और वो नहीं चाहते थे वो अपने हाथों से अपनी ज़िंदगी को नुकसान पहुंचाए। दादा जान ने वहाज की जानिब देखा। वो सिर्फ चेहरे से बैठा था, जैसे इसने मिशाल की हरकत बमुश्किल बर्दाश्त की हो। खैर बुरा तो सबको ही लगा था। वहाज, अल्तमिश, ऑफिस जाने से पहले मेरे रूम में आना, इन्होंने कहा और ताई जान की तरफ देखा। बेटा आप तीनों भी, अपनी तीनों बहुओं को कहकर वो उठकर चले गए। काफ़ी संजीदा थे वहाज ने लुकमा छोड़ दिया। ज़रूर इस फजूल लड़की ने शिकायत लगाई होगी और अब इसकी अच्छी खासी खिंचाई होगी। इसने गहरा सांस भरा। मैं ऑफिस जा रहा हूँ बाहर, आहंग आ जाओ तुम। वो वहाज को इन्फॉर्म करता आहंग से बोला, जो अब किचन में नाश्ता करती थी। भाई मेरी तबीयत ठीक नहीं, आज वो बेदम से लहजे में बोली। तो अल्तमिश ने कुछ किचन की जानिब देखा था। वो लड़की इस दिन से इसके सामने नहीं आ रही थी। इसके दिल व दिमाग पर अल्तमिश की मोहब्बत से ज़्यादा अपने भाई का खौफ था। अल्तमिश के चेहरे पर सख्त तासरात थे, और इसने एक बात सोची थी, और शायद इसे चले जाना चाहिए था दादा जान के पास। सारे किचन में चला गया। कुछ देर आहंग से बात की और फिर वो अपनी ग्लासेस लगाकर बाहर निकला। तो हानिया वैन का इंतज़ार कर रही थी बाहर, जबकि आज नूर भी नहीं जा रही थी। सारिम ने सर झटका। अपने आशिक से मिलने के लिए रोज़ जाना इसका तो फ़र्ज़ था। इसे सख्त नफरत हुई थी हानिया से इस वक्त। इसने बाइक घुमाई और वो बाहर निकलने लगा कि हानिया अचानक इतनी तेज़ आवाज़ पर गड़बड़ाई और नोट्स इसके हाथ से गिर गए। सारिम ने किसी भी चीज़ की परवाह नहीं की और इसने इन नोट्स पर बाइक चला दी। वो इसके पास नहीं
पढ़ती थी वो पढ़ाता ही नहीं था, इंसल्ट कर देता था। और आहंग और नूर में इतनी हिम्मत नहीं थी वो वजह जान सकें, जबकि हानिया वजह जानते हुए खुद पर सारी बात अपनी मम्मा के सामने ले लेती थी। इसने सारिम की पुश देखी, वो बहरहाल जा चुका था। इसके नोट्स पर कीचड़ चिपक गया था। हानिया की आंखें भीग गई। वो कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि समी से वो प्यार करती थी और अब तो अक्सर मुलाकातें भी होती थी। हाँ, वो डरती थी ये रिश्ता था अगर वहाज देख लेता कभी तो शायद इसके टुकड़े कर देता, मगर वो खुद को समी के मामले में बेबस महसूस करती थी। इसने नोट्स उठा लिए, तब तक वैन भी आ गई और वो वैन में सवार हो गई। वो सब चुपचाप बैठे थे, बस इंतजार में कि दादा जान कुछ बोले। दादा जान ने वहाज की जानिब देखा। वहाज संजीदा था, डांट सुनने को तैयार, मगर वो कह देगा। इसकी गैरत ने गवारा नहीं किया वो चोरों की तरह भागे। अगर भेजना ही है तो खुद ही भेज दें, वैसे भी इस आवारा की ज़रूरत ही कैसे है। वो ये सब बातें सोच रहा था, जबकि दादा जान तो कुछ और सोचे बैठे थे। मैं मिशाल को लेकर काफ़ी परेशान हूँ। सब चुप थे। ये तो हकीकत थी मिशाल ने काफ़ी परेशानी डाली हुई थी। मुझे लगता है अगर इसकी शादी कर दी जाए तो शायद वो शख्स इसे संभाल लेगा, वरना वो बागी हो जाएगी। वो पहले से ही बागी है दादा जान, मगर सोच अच्छी है। इस तरह कम से कम हमारे घर में सुकून रहेगा। वहाज ने कहा तो इन्होंने इसे घूर कर देखा। वो जबान दांतों तले दबा गया। आपकी नज़र में कोई है बाबा जान? बड़ी अम्मी ने ही सबसे पहले सवाल किया कि वो बात कर रहे हैं तो ज़रूर कुछ सोचा भी होगा। हाँ है, वो बोले तो वहाज ने सबसे पहले इनकी जानिब देखा। अल्तमिश भी बेताब था इस शख्स के बारे में जानने के लिए। वो कौन है? मगर एक बात तो तय थी, इसका दिल कह रहा था वो ज़रूर शेर के शिकंजे में जाएगी। मगर दादा जान के बोलने से पहले ही कुछ बोलना नामुनासिब था, तभी वो चुप था और सुनना चाहता था। सब सभी जानना चाहते थे। वहाज इन्होंने नाम लिया तो गोया वहाज को लगा इस पर बम गिरा दिया हूँ। क्या? वो एकदम खड़ा हो गया। ये क्या बात कर रहे हैं आप? मैं शादी करूँगा इससे? एक नंबर की आवारा लड़की जिसके ना जाने सैकड़ों बॉयफ्रेंड्स हों और इसे ज़रा शर्मिंदगी ना हो। वो लड़की जो मुंह फाड़ कर बड़े छोटे को झाड़ कर रख दे, इसमें लिहाज ही ना हो कि कौन इसे कितना बड़ा है। ये जिसे कपड़े पहनने की तमीज़ नहीं, इससे वहाँ शादी करेगा? आपने सोच भी कैसे लिया? वो खड़ा होता सिर्फ चेहरे से गुस्सा दबाता बोला था, मगर आवाज़ इसकी काफ़ी बुलंद थी। दादा जान इसे खामोशी से देखने लगे। वो बेहद बेचैन हो गया था। मैं मिशाल से शादी करूँगा। वो हंसा। तंजिया मुस्कान थी। नामुमकिन, इसने सर झटका। मेरे हुक्म के खिलाफ जाओगे? दादा जान ने इसकी तरफ ज़रा घूर कर देखा तो वहाज ने पहलू बदला। आप मुझे कुएं में छलांग लगाने का कह दें, उफ नहीं करूँगा, मगर मिशाल से शादी? अपने गले में खुद अजाब डालना दादा जान। और मैं इसका बाप नहीं हूँ जो इसे सुधारूंगा। सारिम है ना घर में, ये करनी है तो सारिम से कर दें, इसने सर झटक कर कहा। मैंने सारिम के लिए हानिया को पसंद किया हुआ है। मुझे लगता है आहंग और अल्तमिश के रिश्ते की तरह शायद मेरी बात को तुम्हारे रिश्ते और सारिम के रिश्ते में भी अहमियत दी जाएगी। मगर ये वाज़ेह हो गया मैं गलत था। मैंने तुम्हारे बाप के बाद तुम्हें जितनी मोहब्बत से पाला शायद ही किसी और से इतनी मोहब्बत की हो, क्योंकि मुझे लगता था कसूर मेरा है। मेरे बेटे की वजह से तुम्हारे सर से बाप का साया हटा था, तुम्हें घर का बड़ा बनाया, तुम्हें सारे इख्तियारात सौंप दिए, तुम्हारे फैसलों को अहमियत दी, और आज तुम मेरे एक फैसले पर इतना तिनक रहे हो। नामुमकिन है कह रहे हो? फिर ठीक है, मिसाल के लिए बाहर कोई लड़का तलाश लूँगा। और एक बात कान खोल कर सुन लो, मैं बखूबी जानता हूँ इसने कलाइयाँ काटी तुम्हारी वजह से। वो घर से भाग रही थी, बहरीन जा रही थी इस 2 टके के आदमी के लिए जिसने हमारा सब सुकून बर्बाद कर दिया है। वो कहाँ है कहाँ नहीं, नहीं मालूम, मगर वो भाग रही थी घर से आधी रात को कि किसी को इल्म ना हो, और मेरी गैरत ने गवारा नहीं किया। मैंने इसका पासपोर्ट जला दिया। वो सख्ती से बोला था। इसका चेहरा सुर्ख हो रहा था, जबकि अंदर अंदाज में कोई लचक नहीं थी। सब हैरान रह गए थे।
तुम इसे नॉर्मली भी ट्रीट कर सकते थे, हम जानते हैं वो जज्बाती है और तुम समझदार हो। अल्तमिश बीच में बोला। वह आज का बस नहीं चला, इस आदमी की गर्दन उतार दे। वो कुछ बोलता तो दादाजान ने हाथ उठाकर रोका। तुम तो चाहते थे वो इस घर से चली जाए, तो इतने गैरतमंद क्यों बने? जाने देते अच्छा था। दादाजान ने आड़े हाथों लिया। वह आज इनकी तरफ देखने लगा। दादाजान, आप मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करके इस लड़के के हक में नहीं कर सकते। मैं इससे किसी भी सूरत शादी नहीं करूंगा। वो बोला और खड़ा हो गया। तो तुम्हारा ये आखिरी फैसला है? वो पूछने लगे। 100% ये मेरा आखिरी फैसला है, वो अटल लहजे में बोला। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, यहाँ तक कि मैं मर जाऊं तो मेरी वसीयत है, ये मुझे कंधा नहीं देगा, ना मेरा मुंह देखेगा। वो बोले और चेहरा मोड़ लिया। वहाज के दिल को कुछ हुआ। वो इस लड़की के लिए इतनी बड़ी बात कह रहे थे। वो बिना कुछ कहे वहां से निकल गया। अल्तमिश ने उठना चाहा, मगर इन्होंने हाथ के इशारे से इसे रोका। बैठ जाओ, ये खुद अपने मुंह से हामी भरेगा। इसी का दादा हूँ, जानता हूँ इस ऊँट को किस करवट बिठाना है। वो मध्यम से मुस्कुरा कर बोले तो अल्तमिश इस चालाकी पर ताली बजा गया। तो ये एक्टिंग थी? वो अपनी हंसी रोकने लगा। अच्छी थी ना? वो बच्चों की तरह अपनी हरकत पर खुश हुए थे, जबकि वो तीनों भी हंसने लगे। बेटा, तुम्हें कोई एतराज़ है मेरे फैसले से? दादाजान ने ताई अम्मी से पूछा। तो इन्होंने नफ़ी में सर हिलाया। मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए आपके फैसले बहुत अहमियत रखते हैं बाबा जान। ना मुझे हानिया के लिए कोई एतराज़ है, ना ही मिशाल पर। घर की बच्ची है, अल्लाह नसीब में खुशियाँ लिखे। इनकी बात ने जैसे दादाजान के मान को बढ़ावा दिया था। अल्तमिश मुस्कुरा दिया। इनकी हरकत पर यानी वो तय कर चुके थे, तो बस जल्द अज जल्द शादी की तैयारियां शुरू कर दो। इन दोनों की शादी करके फारिग करते हैं। वो वहाज और अल्तमिश की बात कर रहे थे। अल्तमिश ने इनकी तरफ देखा। दादाजान, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता, मगर मैं चाहता हूँ मेरा निकाह आहंग से वहाज की शादी पर कर दें। रुखसती मैं कुछ महीनों बाद करूँगा। वो बोला तो इन्हें ये मुतख समझ नहीं आई। इसकी वजह? वो अब गुस्से से बोले थे। अगर वो इन्हें वो बात बता देता जो वहाज को बताई थी, वो नाराज़ हो जाते। और वो इसके मौसिन थे, वो इन्हें नाराज़ बिल्कुल नहीं करना चाहता था। अल्तमिश कुछ कहता कि चच्ची बोली। बाबा जान, वैसे एक तरह अल्तमिश की बात दुरुस्त है। आहंग अभी काफ़ी छोटी और ज़रा लाउबाली है। मैं चाहती हूँ इस पर इतनी जल्दी ये सब जिम्मेदारियाँ ना डाली जाएं। अभी कुछ वक्त ठहर कर हो जाएगी शादी, अलबत्ता निकाह पर मुझे भी एतराज़ नहीं। वो बोली तो अल्तमिश ने सुख का सांस बहाल किया। और जो सारिम ने रट भरी हुई है शादी की, दादाजान ने गोया दोनों को मुतला किया था। मैं इसे संभाल लूँगा, आप फिक्र ना करें, इसने कहा तो दादाजान ने कुछ सोचते हुए सर हिला दिया। वो गुस्से से अपने कैबिन में आया तो सिकंदर और सारिम किसी मौजू पर बात कर रहे थे। वो भड़क कर अंदर आकर बैठ गया। इन दोनों ने फाइल पर से सर उठाया। सिकंदर अपनी रात की बात भूल चुका था। तभी वहाज की सेक्रेटरी रूम में आई। सर, कोई निहाल आई है। इंटरव्यू टाइम वैसे तो ख़त्म हो गया है, मगर वो कह रही हैं कि सर ने बुलाया है, इसने सिकंदर की जानब इशारा करके कहा। शट अप, गेट आउट, टाइम ख़त्म हो गया। जिनकी सिलेक्शन हो गई है सिर्फ वही रुके जाएंगे। अगर इतनी परवाह थी तो वक्त पर आए। और सिकंदर को क्यों जानती है? वो जाओ यहाँ से। वो झिड़क कर बोला तो सिकंदर न जाने रात की बात कैसे भूल गया था। सेक्रेटरी ने निगाह झुका ली और वो यस सर कहकर जाने लगी। तो निहाल पीछे ही खड़ी थी, वो ये सब सुन चुकी थी। आंखों में कई आंसू लिए वो पलट गई। वो मेरा अमीर लोग हैं थे, इसने इन पर कैसे यकीन कर लिया? सारी जिंदगी इसने यूं ही झिड़के सुने को मिले थे। इसे गुस्सा आया था खुद पर। बाबा की तबीयत खराब हो गई थी, जिसकी वजह से इसे लेट हो गया था। वो भीगी आंखों से वहां से निकली, जबकि दूसरी तरफ सिकंदर ने 2-3 बार नाम दोहराया था जबान पर, निहाल। और अचानक रात का मंजर इसकी आंखों में उतरा। ओ शेट भाई, वो टेंशन के सबब भागा था बाहर। ये इसे क्या हुआ है? सारिम ने पहले सिकंदर की तरफ और फिर वहाज की तरफ देखा। और तुम्हें किसने मिशाल का मुंह दिखा दिया जो भुना रहे हो? वो हंसा। दादा जान चाहते हैं मैं मिशाल मिशाल से शादी करूं। वॉट? सारिम की हंसी छूट गई। वो दिल खोल कर हंसा, जबकि वहाज को लगा वो गुस्से से फट जाएगा। दांत बंद करो, तोड़ दूंगा वरना, वहाज ने तब कर कहा। तो सारिम बड़ी कोशिश के बाद भी
हंसी ना रोक सका और सोने पर सुहागा पीछे से अल्तमिश भी आ गया। अल्तमिश और सारिम आपसी खलिश भूले इसकी लात खींचने में लग चुके थे। अब तुम्हारे कमरे से ये आवाज़ तो ज़रूर आएगी। जहर आदमी, तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी मैं, और तुम्हारे पैसे चोरी होंगे। अब तो असल मज़ा आएगा। वो दोनों एकदम हंसते और दोनों ही चुप हो गए। अलबत्ता वहाज का चेहरा लाल सुर्ख हो रहा था। वो तो सोचना भी नहीं चाहता था कि क्या बिला वजह इसके पीछे मिसाल जैसी बला लग चुकी थी। सारिम ने उठकर वहां से जाना चाहा कि अल्तमिश ने इसका बाजू पकड़ लिया। सारिम ने एक झटके से हाथ छुड़वाया। सॉरी यार, मुझे तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, अल्तमिश जरा शर्मिंदगी से बोला। वहां चुपचाप देख रहा था। मुझे तुम्हारे किसी एक्सक्यूज की जरूरत नहीं, सारिम ने जरा सख्त लहजे में कहा। गलती तुम्हारी भी थी, तुमने बात मुंह से क्या निकाली। तुम जानते हो मैं आहंग से प्यार करता हूँ, फिर तुम ऐसा रिएक्शन क्यों दे रहे हो। अल्तमिश ने वो बात बताई जो इसे समझ नहीं आ रही थी। तुम एक नंबर के घामड़ आदमी हो। ना तुम्हारा मसला कोई, ना ही बात, मगर अपनी टांग बीच में फंसा ली और बकवास सुनी। फिर मेरा मसला सिर्फ इतना है कि मैं ये चाहता हूँ आहंग की शादी हो जाए, और मैंने कुछ बुरा भी नहीं सोचा, मगर तुम्हारी शादी अब इससे नहीं हो सकती, वो भी तुम्हारी वजह से। ऐसी की तैसी तेरी आहंग मेरी है, मेरी थी और मेरी ही रहेगी, और ये बात बेशर्मी से इसी के भाई के सामने बोल रहा हूँ। जो उखाड़ना है उखाड़ ले। वो सर झटक कर बोला और बैठ गया। वहाज, इससे कहो ये दोबारा माफ़ी मांगे मुझसे। सारिम ने वहाज को देखा। यहाँ मेरी जिंदगी पर वो चूहिया पंजे गाड़ने वाली हैं। मैं तुम दोनों की बकवास सुनूं। वो धाड़ा। दोनों ही इसकी शक्ल देखने लगे, जबकि दूसरी तरफ सिकंदर निहाल के पीछे दौड़ता हुआ पहुंचा था। इसकी सांसें फूल रही थी और वो एकदम ही निहाल के सामने आया तो नम आंखों में उदासी लिए वो इसे देखने लगी। आई एम सो सॉरी, मुझे याद नहीं रहा, वो बोला और चादर के घेरे में चांद की तरह चमकता चेहरा देखा। इट्स ओके, इसने कहा मध्यम आवाज में और आगे चली गई। एक एक मिनट, सिकंदर इसके आगे आया। आपकी जॉब फाइनल है, आप अंदर आ सकती हैं, वो बोला तो निहाल ने इसकी जानिब देखा। मुझे नौकरी की ज़रूरत थी, भीख की नहीं, प्लीज़ मेरे रास्ते से हट जाएं, वो बोली। चेहरे पर गुस्सा भी था और फिर से आगे जाने लगी। मैं कह रहा हूँ कि वो बाय मिस्टेक हो गया, मुझे याद नहीं रहा। आई एम सॉरी सर, ये बिल्डिंग आपकी है, यहाँ नौकरी देना भी आपका काम है। बिना मेरी काबिलियत जाने कि मैं इस काबिल हूँ, आप मुझे नौकरी पर रखना चाहते हैं। मैं इस भीख के हक में नहीं हूँ, शुक्रिया, कहकर वो अपनी आंखों से निकलता आंसू साफ करती आगे चली गई। इसे दुख था। वो इसे एक पढ़ा लिखा इंसान समझ रही थी, मगर वो शख्स भी कासिम की तरह इसके चेहरे की खूबसूरती से इसे जिज कर रहा था, और ये बात इसकी आंखों के बेताबी ने बयान की थी। निहाल को खौफ सा आया और बस हिम्मत करके वो सब कह चुकी थी और वापसी के लिए लौट गई, जबकि सिकंदर पीछे ही खड़ा था। घर में यह आग की तरह बात फैल गई थी। हानिया ने शोर डाल दिया कि मेरे भाई के लिए क्या बस वही लड़की मिली है, इतनी बदतमीज। मगर मामा के डांटने पर वो चुप हो गई और वो किसी चीज़ में हिस्सा लेने की रवादार नहीं थी, जबकि आहंग और नूर तो बहुत ही खुश थी। एक तो इन दोनों को ही मिशाल अच्छी लगती थी अगर वो बदतमीजी ना करें, और दूसरा वहाज भाई के साथ वो बहुत ही अच्छी लगती थी, तभी वो दोनों खुश थी। हानिया ने तो बहुत इन्हें पटाने की कोशिश की, मगर वो दोनों राजी खुशी थी। मिशाल को तुम इस चीज़ की खबर भी नहीं लगने दी थी। दादा जान ने सख्ती से रोका था कि वो शादी के बिल्कुल करीब खुद बात करेंगे, वरना वो भागने की कोशिश करेगी। और मिशाल को ये इन्फॉर्म किया गया कि आहंग का निकाह है, जबकि आहंग ने जब ये सुना कि इसका निकाह है तो दिल की धड़कनों में शोर को शुमार नहीं कर सकती। फितरतन काफ़ी शर्मीली थी वो, और इसे नूर और हानिया की छेड़छाड़ से काफ़ी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा था। वह आज खामोशी से दादाजान का रवैया देख रहा था, जो कि इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते थे। सारिम और अल्तमिश 2 दिन के लिए इस्लामाबाद चले गए थे, जबकि सिकंदर ऑफिस से अपने दोस्तों में गायब हो जाता। अब वो दादाजान के साथ वक्त गुजारता, मगर वो तो ऐसे हो गए थे कि तुम हो ही कौन जो मैं बात करूं तुमसे। वहाज ने एक हफ्ता यूं ही गुजार लिया था। मिशाल से भी आमना सामना इतना नहीं हो रहा था, अगर हो जाता तो शायद वो इसकी ही गर्दन दबा देता, मर जाती तो किस्सा ख़त्म हो जाता। बस ऐसे ही इंतकामी जज्बे उठ रहे थे इसमें।
وہ دروازہ بجا کر کمرے میں داخل ہوا۔ باہر تو سب خواتین شور ڈالے بیٹھی تھی اور اوپر سے آج سنڈے تھا، کوئی کام نہیں تھا۔ سکندر اپنے دوستوں میں گیا ہوا تھا جبکہ مشال اپنے روم میں تھی۔ سارم کو التمش اور آہنگ کے نکاح کا پتہ چلا۔ اس نے اختلاف کیا مگر دادا جان نے نہ جانے اسے کیا کہا تھا کہ اس کے بعد اس نے کوئی مخالف نہیں کی۔ وہ برا نہیں تھا مگر اپنے غصے کو کبھی سنبھال نہیں پاتا تھا اور ہانے کی وجہ سے اسے آہنگ کی سیکرٹری کی فکر تھی۔ نکاح بھی ایک مضبوط رشتہ تھا، وہ کچھ عرصے بعد رخصتی کروا دے گا، وہ سوچ چکا تھا۔ وہاں دروازہ بچا کر اندر آ گیا۔ دادا جان نے کتاب پر سے نظر اٹھائی اور دوبارہ جھکا لی۔ وہ اس سے بات کرنے کے روادار نہیں تھے۔ یار دادا جان کب تک اسی طرح مجھے ٹیز کریں گے؟ وہ ان کے ہاتھ سے کتاب چھین کر ایک طرف رکھتا بولا۔ میں تمہیں ٹیز کروں گا؟ تمہاری سخت چمڑی پر کوئی اثر پڑنا ہی نہیں ہے، وہ بولے اور اٹھنے لگے۔ دادا جان میں اسے خوش نہیں رکھ سکتا، مجھے ایک نارمل لڑکی سے شادی کرنی ہے۔ میں کسی سے بھی کرنے کو تیار ہوں مگر وہ مشال نہ ہو۔ میرے مزاج کے بالکل خلاف ہے وہ لڑکی، وہ انہیں سمجھانے لگا۔ میں نے یہ بال دھوپ میں سفید کیے ہیں۔ اکثر بوڑھوں کے فیصلوں پر سر جھکا دینے سے نقصانات کم ہوتے ہیں مگر تمہیں پرواہ نہیں کہ تم پر کوئی بڑا بھی ہے۔ میں نے تم سے کوئی بات نہیں کی، پھر کیوں سر کھا رہے ہوں؟ وہ سپاٹ نظروں سے اسے دیکھنے لگے۔ اور جاؤ یہاں سے، مجھے تم سے بات نہیں کرنی، وہ بولے اور وہاج کی پرسوچ نظروں میں دیکھا۔ اندر ہی اندر وہ چاہتے تھے بس ایک لمحے میں وہ ہاں کر دے، وہ خود لازمی بھنگڑے ڈالیں گے۔ آپ ایک بار اس نمونی سے بات کر لیں، وہ صاف انکار کر دے گی۔ وہاج نے مشال پر بات ڈالی۔ ایک تو تمیز سے بات کرو، دوسرا مشال میرا مسئلہ ہے۔ خیر مجھے تو تم بھی اپنے لگتے تھے مگر تم نے کبھی مجھے بڑا مانا ہی نہیں۔ یار بس کریں، جانتے ہیں میں آپ سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ بابا کے بعد میرا کون تھا یہاں؟ میرے بابا اس کے باپ کی وجہ سے گئے ہیں اور اسی سے میری شادی کروا رہے ہیں، وہ ذرا غصے سے بولا۔ کسی کا گناہ کسی کے سر مت ڈالو وہاج، وہ کچھ نہیں جانتی اس بارے میں اور تمہارا کوئی حق نہیں اس کو اس چیز کی سزا دینے کا، دادا جان سنجیدگی سے بولے۔ یہ بات میرے دل سے کبھی نہیں نکل سکتی کہ میں اپنے باپ کے ساتھ اپنا وقت نہیں گزار سکا۔ اس عمر میں جس میں بچے اپنے باپ کی انگلی تھامتے ہیں، میرے پاس باپ ہی نہیں تھا۔ باپ تو سایہ ہوتا ہے، اس کے بنا زندگی دھوپ جیسی ہے اور میں نے گزاری ہے۔ ہاں پھر بھی اس کے جاننے کے بعد بھی آپ چاہتے ہیں کہ میں یہ زہر کا پیالہ پی لوں، میری پرواہ کیے بنا، تو صرف آپ کی خاطر کہ آپ مجھ سے منہ نہ موڑیں۔ میرا سہارا، میری طاقت آپ کے سوائے کوئی نہیں اور مجھ سے یہ برداشت بھی نہیں آپ کسی ایک دن بھی مجھ سے بات نہ کریں۔ تو میں کر لوں گا شادی مگر ہر نتیجے کے آپ ذمہ دار ہیں۔ میری سمجھ سے وہ لڑکی آج بھی باہر ہے اور آگے ہوئی تو میں 2 لمحوں میں اسے طلاق دے دوں گا، آپ مجھے روک نہیں سکتے۔ یہ سب آپ کی زبردستی کی وجہ سے ہو رہا ہے، وہ کڑے لہجے میں بولتا وہاں سے چلا گیا۔ پیچھے دادا جان خاموش رہ گئے۔ وہ مشال کو ذمہ دار سمجھ رہا تھا اپنے باپ کی موت کا، جبکہ وہ کچھ جانتی تک نہیں تھی۔ پورے گھر میں وہاج اور مشال کی شادی کی رونق لگی ہوئی تھی۔ مشال اس ٹریڈیشنل سی شادی پر کافی خوش محسوس کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ کے زخم ابھی بھی تازہ تھے مگر جیسے اسے پچھلی بات یاد ہی نہیں تھی، وہ بھولی بیٹھی تھی جو بھی ہوا تھا۔ تائی اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی، وہ ہنگ کے سوٹ کو ہاتھ میں اٹھا کر دیکھ رہی تھی جبکہ آہنگ کا چہرہ سرخ سا ہو رہا تھا۔ تمہارا سوٹ بہت پیارا ہے، مشال نے اس کے چہرے کے نزدیک ریڈ کلر کا ڈریس کیا۔ آہنگ کے چہرے پر خوش خزاں کے رنگ سے کھل اٹھے تھے جبکہ مشال اسے حیرانگی سے دیکھنے لگی، اس کے چہرے پر روپ ہی الگ تھا۔ کل نکاح کی رسم تھی، ہر رسم سے پہلے مشال اور وہاج اور آہنگ اور التمش کا نکاح رکھا گیا تھا تاکہ مشال نکاح کے بندھن میں بندھ جائے۔ نور نے تائی امی کے ہاتھ سے بلیڈ ریڈ رنگ کا دوپٹہ لیا جو کہ گولڈن ستاروں اور موتیوں سے بھرا ہوا تھا۔ یہ دونوں لہنگے آج ہی آئے تھے، تبھی سب خواتین لہنگوں کو دیکھ رہی تھی۔ نور نے جلدی سے وہ دوپٹہ مشال پر اڑا دیا۔ مشال نے چونک کر نور کو دیکھا۔ دیکھیں آپی، آپ پر یہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، لگتا ہے آپ کے لیے بنا ہے۔ نور نے
अपनायत से कहा। मिशाल एकदम एक्साइटेड सी होकर उठी और लाउंज में लगे दीवार गिर आईने के सामने जा खड़ी हुई। मलाई सी रंगत और ब्लड सुर्ख रंग के दुपट्टे को सर पर लिए वो बेहद हसीन लग रही थी कि देखने वाले की निगाह ठहर ही जाती। और ऐसा ही कुछ हुआ था। कमरे से निकलते वहाज की निगाह इस पर रुक गई। सुर्ख रंग के दुपट्टे में मैरून शेडेड सुर्ख बाल झलक रहे थे और वो मुख्तलिफ एक्शंस देती खुद को देख रही थी। सब इसे प्यार भरी नज़रों से देख रहे थे और किसी और की भी तपिज़दा नज़रों के हिसार में वो आई तो शायद इसे इन सुलगती नज़रों का असर सा महसूस हो गया। इसने आईने में ही कुछ फासले पर खड़े वहाज को देखा। माथे पर तेवरी चढ़ाई, जबकि वहाज बिना किसी लचक के इसे यूं ही देख रहा था जैसे इसे कोई फ़र्क ना पड़ता हो। ना ही इसने अपनी निगाह को दूसरी तरफ करने की कोशिश की कि मिशाल को पहली बार इसकी आंखों से उलझन हुई और इसने अपनी निगाहों का रुख पहली बार खुद बदल लिया। वहाज ने लंबे लंबे डग भरे और वहां से बाहर निकल गया। ठरकी मिशाल को इस पर गुस्सा सा चढ़ने लगा था। ये तो वाकई ही मुझ पर काफ़ी अच्छा लग रहा है। वो एकदम वहाज को दिमाग से निकाल कर एक्साइटेड सी हो गई। तो बेटा आप ही पहन लेना, ताई अम्मी ने कहा तो मिशाल इन्हें देखने लगी। सच? वो खुशी से बोली। बिल्कुल, वो मुस्कुरा दी। यानी ये मेरा गिफ्ट है? ओह थैंक यू, आप कितनी स्वीट हैं। वो बेहद खुश लग रही थी। आपको पता है मुझे गिफ्ट्स बहुत पसंद है और जब मुझे कोई गिफ्ट दे तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है, वो जल्दी से बोली। सब मुस्कुरा दिए। तभी बड़ी अम्मी ने इसके नाम का सोने का सेट उठाया और इसकी जानिब बढ़ा दिया। तो फिर ये मेरी तरफ से तोहफा है, कबूल कर लो, वो इससे बोली। आंखों में आंस भरी थी और बहुत प्यार से इसकी जानिब इन्होंने वो डब्बा बढ़ाया था। मिशाल का अपने आप मूड ऑफ हो गया। इसने खतरे गुस्से से इनकी जानिब देखा। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, कोई तोहफा नहीं। इसने इनके हाथ से वो डब्बा नहीं पकड़ा बल्कि सर झटक कर वो लहंगे की जानिब देखने लगी। तुम निहायत बदतमीज़ हो। पूरे घर में बड़ी अम्मी के साथ कोई बदतमीज़ी नहीं करता। हम इनकी इतनी इज्जत करते हैं और तुम इतनी बदतमीज़ हो। हानिया ने इसकी जानिब देखा और घूर कर बोली। वैसे तो किसी को भी मिशाल की ये हरकत पसंद नहीं आई थी। मैंने मैंने तुमसे कोई सबक नहीं सीखना, मुझे सारे सबक आते हैं, समझी तुम? एंड वेट अ सेकेंड, मैं किसी की इज्जत करती हूँ, किसकी नहीं, ये तुम्हारा काम नहीं कि मुझे समझाओ। आइंदा मुझसे बात मत करना। मेरी नानी नहीं हो जो मुझे तमीज़ सिखाओगी। मिशाल ने इसे बुरी तरह से झाड़ दिया। पहले मुझे दुख था कि आखिर दादा जान ने तुम्हें क्यों चुना, मगर अब मुझे लग रहा है बहुत अच्छा किया जो तुम्हें दादा जान ने चुना। वहाज भाई तुम्हारा एक दिन में ही दिमाग ठिकाने लगा देंगे, वो भड़क कर बोली थी। यू नॉनसेंस, क्या बकवास किए जा रही हो? मैं तुम्हारे भाई का मुंह तोड़ दूंगी। वो क्यों मेरा दिमाग? हानिया, ताई अम्मी ने ये लड़ाई बढ़ते देख कर बेटी को डांटा। तुम्हारा कोई हक नहीं है तुम मिशाल से ऐसे बात करो, वो गुस्से से बोली। अम्मी जो वो कर रही हैं, आपने इसको कुछ नहीं कहा। हानिया को बुरा लगा था। जाओ यहाँ से। वो डपट गई। हानिया की आंखें भीग गई थी। वो उठकर अंदर चली गई। मिशाल ने सर झटका और खुद भी चली गई। बेटा ये तो ले जाओ, ताई अम्मी ने कहा। मिशाल मुड़ी। पहले तो चाह इनकार कर दे, फिर ना जाने क्यों अच्छा लग रहा था इसे ये ड्रेस। तभी इसने वो ड्रेस इनके हाथों से थाम लिया और अपने कमरे की जानिब चली गई। आहंग और नूर उठकर हानिया के पास आ गई। वो कमरे में रो रही थी। हानिया चुप हो जाओ, तुम जानती हो इस वक्त हालात ऐसे हैं, सब मिशाल को कवर करना चाहते हैं। एक बात शादी हो गई तो सब ठीक हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि मम्मा मुझे इसकी हिमायत में डांटेंगी मेरी बात सुने बिना, ये देख कर भी कि वो लड़की कितनी बदतमीज़ है। हानिया ने गुस्से से देखा तो आहंग चुप हो गई, जबकि नूर ने इसे गले से लगा लिया। आप ही आप चुप हो जाएं, आप इनसे ना बोला करें, एक बार शादी तक का वेट कर लें प्लीज़, नूर ने कहा तो हानिया ने इसे गुस्से से खुद से अलग किया और उठकर वहाँ से बाहर आ गई। वो लॉन में आ गई। इसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। इसकी माँ ने मिशाल की हिमायत की थी, ना ही इसे ये अच्छा लग रहा था कि इसकी शादी इसके भाई से होती, मगर वहाज भाई से वो ऐसी कोई बात नहीं मनवा सकती थी। अचानक वो कुछ सोचती, ये कहती कि इसका सेल फोन बजने लगा। समी की कॉल थी। वो इसे काफ़ी दिनों से मिलने के लिए फोर्स कर रहा था। इसने इर्द गिर्द देखा और कॉल पिक कर ली। कैसी हो? इसने पूछा तो हानिया जो इससे हर बात शेयर करती थी वो सब बताती गई। ओ तो तुम्हारी फिरंगी भाभी हैं,
کیسی ہیں؟ کوئی تصویر تو بھیجو، وہ بولا تو ہانیہ نے سر جھٹکا۔ میں کیوں رکھوں گی اس کی تصویر اپنے پاس؟ پھر بھی پتہ تو چلے ہیں، ہے کیسی؟ سمی نے فورس کیا۔ ہانیہ کو نور نے مشال کی 2-4 پکس بھیجی تھی۔ جینس ٹاپ میں وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ ہانیہ نے وہ تصویریں سمی کو سینڈ کر دی، جبکہ دوسری طرف سمی کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اتنی خوبصورت تو ہانیہ نہیں تھی۔ اس کی لالچی نظروں نے مشال کا مکمل ایکس رے کر ڈالا۔ در حقیقت اسی کے ہوش اڑ گئے تھے۔ بہت خوبصورت ہے تمہاری بھابھی تو، وہ بولا تو ہانیہ نے ذرا ناگواری سے کہا۔ اچھا، تو سمی کا کہا کا ابھرا۔ تم مت جلو، میں تو تمہارا ہی ہوں، سمی نے کہا، اور ہانیہ اگلا الفاظ بولتی ہی کہ سارم کی ہیوی بائک اندر آ گئی۔ ہانیہ کے ہاتھ سے سیل گھبرا کر چھوٹا تھا اور سارم یہ سب دیکھ چکا تھا۔ سارم کو جیسے ہی اس سے گھن سی محسوس ہوئی، اس نے نہایت نفرت بھری نظروں سے ہانیہ پر نگاہ ڈالی اور خود کو قابو میں کرتا وہ اندر چلا گیا۔ بس نہیں چلا کہ اس لڑکی کے اتنے ٹکڑے کر کے نانی یاد آ جائے، جبکہ کئی بار اس نے سوچا بھی وہاج کو بتانے کا، مگر پھر وہ رک جاتا جب وہ کہہ چکی تھی کہ اس کا کوئی مسئلہ ہے تو وہ کیوں اڑاتا اپنی ٹانگیں۔ مگر غصہ اس کو بہت چڑھا تھا، خاص کر آہنگ کی وجہ سے کہ وہ اس کی دوست تھی اور اس کی وجہ سے اس کی بہن بھی برا اثر لے سکتی تھی۔ اندر آتے ہی اس نے آہنگ کو پکارا۔ وہ باہر آئی۔ تم نے پڑھنا نہیں ہے؟ کیوں آ گئی تم وہاں؟ وہ بلا وجہ ہانیہ کا غصہ آہنگ پر نکالنے لگا اور وہ تو پہلے ہی گھبرائے جاتی تھی۔ سارم کے غصے سے آنکھیں بھیگ گئی تھی۔ جاؤ کتابیں اٹھاؤ اپنی، وہ تب کر بولا تھا۔ کیا مسئلہ ہو گیا ہے تمہیں؟ میں دیکھ رہی ہوں سارم، آج کل تم آہنگ پر غصہ کرنے لگے ہو۔ وہ اسے ٹوک گئی۔ شادی ہونے والی ہے اس کی، چلو نکاحی گھر میں شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اب ارد گرد سے مہمان آ کر ٹھہریں گے، تم اس کو پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہو؟ وہ غصے سے بولی۔ سارم کی گویا یادداشت واپس آئی تھی۔ پیچھے ہانیہ بھی لاؤنج میں آ گئی تھی۔ آہنگ کو شدت سے رونا آیا اور وہ اپنے روم میں بھاگ گئی، جبکہ سارم شرمندہ سا ہو گیا۔ اسے ہانیہ کا غصہ آہنگ پر نکالنے کا حق کوئی نہیں پہنچتا تھا اور اس کی چڑچڑی طبیعت سے اب نور بھی سہمنے لگی تھی۔ وہ پیچھے کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ سارم بنا کچھ کہے خود بھی روم میں چلا گیا اور چچی پریشانی سے ہونے لگی۔ جب دیکھو آہنگ پر غصہ کرتا ہے، میں تو سمجھ ہی نہیں پا رہی۔ اور پھر آپ جانتی ہیں بھابھی، وہ اتنے چھوٹے دل کی ہے، اب جی بھر کر رو گی۔ وہ اس کے پاس جانے لگی تو بڑی امی نے روکا۔ جاؤ ہانیہ بہن کے پاس، انہوں نے ہانیہ سے کہا تو ہانیہ آہنگ کے روم میں چلی گئی۔ شام ڈھل گئی تھی، مہمان بھی آنے لگے تھے۔ آج رات کی ہی فلائٹ تھی۔ تینوں لڑکیاں مرجھائی سی تھیں۔ اب ان کی کزنس بھی آ گئی تھی اور آہنگ کا چھوٹا سا دوست بھی۔ وہ سب ایک دوسرے سے مل رہے۔ گھر کی فضا میں خوشیاں بکھر گئی تھی۔ تبھی مشال باہر آئی۔ وہ جینس اور شرٹ میں تھی۔ یہ مشال ہے؟ ایک عورت نے پوچھا تو تائی امی نے ہاں میں سر ہلایا تو وہ منہ پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ باجی، میری صدف میں کیا کمی تھی پھر؟ وہ تائی کی بھابھی اور وہاج کی مامی تھی۔ رشتے میں وہاج اور صدف کو بچپن سے رشتے میں جوڑنا چاہتی تھی۔ تائی تو چپ سی رہ گئی۔ انہوں نے سر جھٹکا۔ ایسی لڑکی؟ اچھا بس کرو۔ فرزانہ مشال کا جوڑ وہاج سے لکھا تھا، صدف کے اللہ کہیں اور نصیب کھول دے گا۔ بڑی امی کی بات پر انہوں نے گھور کر دیکھا۔ آپ کی سوتیلی بیٹی ہے اور سوتیلی بیٹی سی اتنی محبت؟ وہ ذرا طنز مار کر مشال کی جانب دیکھنے لگی جو دادا جان کے روم میں جا رہی تھی۔ اس کا سر سیل پر ٹائپنگ کرنے کی وجہ سے جھکا ہوا تھا اور وہ دادا جان کے روم میں چلی گئی، جبکہ سب اس کی بد لحاظی کے چرچے کر رہے تھے، مگر تائی امی کو بالکل فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ خوش تھی مشال کو بہو تسلیم کر کے۔ اگلا دن لگ چکا تھا۔ آہنگ کے دل کی دھڑکنوں کا شور ہر گزرتے وقت کے ساتھ جیسے بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ گھبرا رہی تھی سب کزنس کی چھیڑ چھاڑ پر۔ اس دن کے بعد سے اب تک التمش سے اس کا سامنا نہیں ہوا تھا اور وہ کرنا بھی نہیں چاہتی تھی، کیونکہ اسے اب التمش سے ڈر سا محسوس ہو رہا تھا۔ پہلے تو وہ خود بات کرنے کے لیے موقع تلاش کر لیتا تھا، شاید اب اس سے خفا ہو گیا تھا، جو کہ اس کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا، مگر وہ اپنے بھائی کی نظروں میں
گر نہیں سکتی تھی، ہاں اپنی محبت کا گلا ضرور گھونٹ سکتی تھی۔ دوسری طرف مشال آہنگ کے روم میں بنا نوک کیے آ گئی۔ اس نے وہ لہنگا پہنا ہوا تھا، اس کی گوری رنگت پر لہنگا خوب جچ رہا تھا۔ وہ سب ساکت سے اسے دیکھنے لگی۔ آہنگ، یہ مجھ پر سوٹ کر رہا ہے کیا؟ سچ میں یہ میں کچھ اور ہی پہن لوں؟ میرے پاس جین شرٹس نیو ہیں، وہ اس سے پوچھ رہی تھی، جبکہ آہنگ کو لگا وہ سرخ جوڑے میں پری لگ رہی ہے۔ بنا میک اپ جتنا روپ اس پر آیا تھا۔ آپ بہت بہت پیاری لگ رہی ہیں، آہنگ بولی۔ ان کی کزنس نے بھی یہی لفظ بولے اور پھر رفتہ رفتہ سب نے کہا تو مشال مسکرا دی۔ چلو پھر میری زپ بند کرو، مجھے تیار ہونا ہے۔ تم جانتی ہو باہر لان بہت خوبصورت سجا ہے اور ساری ارینجمنٹس بہت اچھی لگ رہی ہیں۔ میں بہت ایکسائٹڈ ہوں یہ فنکشن اٹینڈ کرنے کے لیے، وہ ایک سانس میں بولی اور اپنے بال ایک طرف ڈال کر اس نے اپنی پشت کو آہنگ کے سامنے کیا۔ آہنگ کی نظریں جھک سی گئیں۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ ہانیہ نے اس کو گھور کر دیکھا۔ تمہیں آ رہی ہے تو آنکھیں بند کر لو پھر، مشال نے منہ بنا کر کہا۔ آہنگ ہلکا سا مسکرائی اور اس کی زپ بند کر دی۔ تھینک یو، مشال نے جھک کر اس کے گال پر پیار کیا اور جیسے آندھی طوفان کی طرح آئی تھی چلی بھی گئی۔ میں تو مشال آپی سے تیار ہوں گی۔ نور جلدی سے اپنا ڈریس لے کر دوڑی تھی۔ یار میں بھی، دوسری کزن بھی بولی اور وہ دونوں بھاگ گئیں۔ باقی سب ہنسنے لگے سوائے صدف اور ہانیہ کے۔ شام اتر آئی تھی۔ نکاح کی رسم کے لیے جگہ جگہ سے مہمان اکٹھے ہونے لگے تھے۔ التمش خلاف توقع کافی سنجیدہ تھا، جبکہ سب کو ایسا لگ نہیں رہا تھا۔ دوسری طرف وہاج کا موڈ بھی پوری طرح سے آف تھا، یہاں تک کہ اگر کوئی اس سے بولتا بھی تو وہ کھانے کو دوڑتا، ایسے کہ سب اس سے دور ہی تھے۔ البتہ سارم صبح والی حرکت پر بہن سے کافی شرمندہ تھا اور وہ آہنگ سے بات بھی کرنا چاہتا تھا، مگر دونوں دلہا میاں کے موڈ آف ہونے کی وجہ سے اسے اور سکندر کو سارے کام سنبھالنے پڑ رہے تھے، مگر اسے یقین تھا وہ آہنگ کو منا لے گا۔ البتہ التمش کا اس سے سامنا نہیں ہوا تھا، مگر وہاج کی حالت پر اس کے وقت بے وقت کہہ کے سننے لائق تھے۔ الٹا وہ وہاں سے بچ بھی رہا تھا کیونکہ وہ اسے جان سے مارنے کی دھمکی دے چکا تھا۔ دادا جان التمش کے روم میں آئے۔ وہ سفید جوڑے میں میرون واسکٹ پہنے ریڈی تھا، ان کی جانب مڑا۔ دادا جان اس کی جانب دیکھ کر مسکرائے اور اس کے نزدیک آ گئے۔ میں بہت خوش ہوں تمہارے لیے، مگر زیادہ خوش تب ہوتا جب تمہاری آنکھوں میں کوئی پریشانی نہ دیکھتی۔ میں جانتا ہوں تم مجھ سے شیئر نہیں کرو گے، مگر پھر بھی میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ خدا گواہ ہے میں نے کبھی تمہیں وہاج سے کم نہیں سمجھا۔ وہ اس کا چہرہ پکڑ کر بولے تو التمش نے ان کے ہاتھ تھام لیا۔ مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، آپ فکر نہ کریں، وہ بولا تو دادا جان مسکرائے۔ چلو امید ہے ایسا ہی ہو، وہ اس کا شانہ تھپتھپا گئے۔ چلو وہاج کے پاس، وہ تو اکڑا بیٹھا ہے، سمجھ نہیں آتا کہ یہ فیصلہ میرا درست ہے بھی یا نہیں، دادا جان بولتے ہوئے باہر کی جانب بڑھے۔ مجھے تو لگ رہا ہے ایک میان میں دو تیر مشکل ہی ٹکیں گے، اس نے خود کو نارمل کرتے ہوئے کہا۔ یار اب اس طرح تو مت ڈراؤ، دادا جان فکر مند تھے۔ البتہ وہ وہاج کے روم میں آئے تو اس نے بلیک سوٹ پہنا ہوا تھا اور سیاہ رنگ میں بازو کوہنی تک فولڈ کیے۔ وہ فون پر کسی سے بات کر رہا تھا، انہیں دیکھ کر پلٹا اور اپنی بات ختم کی۔ اس کی وجاہت تو ان سب کے سامنے ہی تھی کہ وہ کتنا خوبرو تھا اور سیاہ رنگ میں اور بھی ہینڈسم لگ رہا تھا، مگر ماتھے پر کئی شکنے لیے۔ وہاج نے فون بند کیا اور ان کی جانب دیکھا۔ التمش البتہ مسکرا رہا تھا۔ مشال کا خیال رکھنا، دادا جان بولے تو وہاج نے جیسے سلگ کر ان کی جانب دیکھا۔ اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی انہوں نے رخ موڑ لیا، جبکہ التمش کی یکدم ہنسی نکلی کہ دادا جان اس سے ڈر رہے تھے۔ زیادہ دانت نہ نکالو، ڈرتا ورتا نہیں ہوں اس سے میں، وہ سر جھٹک کر لاٹھی سنبھالتے باہر جانے لگے۔ التمش ان کے پیچھے ہو گیا، جبکہ وہاج نے دانت پیسے تھے۔ وہ سر جھٹک کر خود بھی باہر نکل آیا۔ لان میں مہمان جمع تھے۔ اسٹیج پر التمش اور وہاج بیٹھے تو سب انہیں بڑے اشتیاق سے دیکھنے لگے تھے۔ صدف نے تو کئی بار بے چینی سے پہلو بدلا اور اس کی ماں نے بھی۔ مشال تو اب تک نظر نہیں آئی تھی، البتہ ہانیہ اور نور آہنگ کو لے آئے تھے۔ وہ پتے کی طرح کانپ رہی تھی، گھبراہٹ انگ انگ میں تھی۔ سارم اس کے سامنے آ گیا۔ اس نے بہن کے سر پر ہاتھ رکھا اور پھر اس سے سینے سے لگا لیا۔ آئی ایم سوری، وہ اس کے کان کے نزدیک جھک کر بولا تھا۔
आहंग मध्यम सा मुस्कुरा दी। सारिम ने खुद इसके कांपते हाथ अपने हाथों में पकड़े और इसे अल्तमिश के पास ले जाने लगा। आहंग को अभी स्टेज पर बिठाया ही था कि मिशाल इतना हैवी दुपट्टा कैरी नहीं कर पा रही थी। झुंझलाती हुई खुद भी निकली तो लोगों की नज़रें जैसे थम गई, यहाँ तक कि वहाज की नज़रें इन सुर्ख लबों पर जम सी गई। वो सांस रोके इसे देख रहा था और यही हाल इर्द गिर्द लोगों का भी था। इसने बमुश्किल दुपट्टा डाल ही लिया शाने पर। जब देखा कि आहंग और अल्तमिश का निकाह होने वाला है, मगर दूसरी तरफ वहाज की नज़रों से नज़रें जा मिली। आज भी इसने अपनी नज़रों को घूमने की जहमत नहीं की थी और वहीं मिशाल का खून खोलने लगा था। अजीब, इस आदमी ने डिटाई सीख ली थी, आंखों से निकलने के अंदाज में घूरने लग गया था। मिशाल को ज़रा इसकी नज़रों से अनकंफर्टेबल महसूस हुआ। तभी इसने इर्द गिर्द देखा तो ताई अम्मी इसके पास आई। आओ बेटा ऊपर बैठो, ताई अम्मी ने कहा तो इसने इनकी जानिब एक लम्हे का तवक्कुफ सा देखा था कि वो क्यों बैठे, मगर न जाने किस बात के तहत वो चुप हो गई। ऊपर चढ़ी और वो बैठ गई। वहाज से ज़रा फासले पर वो अब इश्तियाक से आहंग को सर झुकाए बैठा देख रही थी, जो कि घबराहट का शिकार थी। वो पहली बार ये रस्म देखने वाली थी। वहाज को इसकी हरकत देखकर महसूस होने लगा कि इसे अभी इल्म नहीं कि इसका निकाह वहाज से हो रहा है। इसका चेहरा सुर्ख सा हो गया। इसने चाचा की जानिब देखा, जिनके साथ मौलवी भी आ रहा था। बाकी सब भी इर्द गिर्द इकट्ठे हो रहे थे। सबके चेहरों पर मिशाल के रद्द-ए-अमल का खौफ था। सब को ही दादा जान से ये शिकायत थी कि इन्होंने मिशाल को अब तक इस बारे में आगाह नहीं किया। वहाज ने मिशाल से मज़ीद फासला बना लिया। मिशाल को यह हरकत सख्त जहर लगी। दादा जान मिशाल के पास आ बैठे और इन्होंने इसके सर पर दुपट्टा डाल दिया। मिशाल ने हैरानगी से इनकी जानिब देखा। मौलवी साहब निकाह शुरू करें, दादा जान बोले। मिशाल ने मौलवी की तरफ देखा, जो रजिस्टर में से देखकर पहले कुछ पढ़ता रहा और इसके बाद इसके नाम के साथ वहाज का नाम लेकर इन्होंने मिशाल से इस निकाह की कबूलियत के बारे में जानना चाहा। मिशाल दंग ही रह गई। आहंग और अल्तमिश का निकाह था या इसका, वो भी वहाज के साथ, कैसे हो गया? इसने पल्लो दूर झटका और दादा जान को देखा। वहाज ने गहरी सांस भरकर अपने गुस्से को दबाया था। मौलवी भी इसके हुसन से इस्तेफादा हो रहा था। कौन था जो इसके इस जानलेवा हुसन और सुर्ख लबों की गहरी नाप नहीं रहा था? वहाज के लिए वहाँ इस वक्त बैठना मुश्किल तरीन काम था। जी में आया वो 2-4 थप्पड़ लगाकर वो इस लड़की से ये लापरवाही छीन लेता। ये सब क्या है दादा जान? मिशाल ने बेयकीनी नज़रों से इनकी तरफ देखा। तुम्हारा निकाह वहाज से हो रहा है, दादा जान बोले तो मिशाल एकदम उठ खड़ी हुई। क्या क्या कह रहे हैं आप? ये मैं इस बददिमाग ठरकी आदमी से शादी करूंगी? ये सोच भी कैसे लिया आपने? वो एकदम चीखी। सबको इस सब की उम्मीद थी, मगर सबको दादा जान से यही शिकायत थी कि अगर वो वक्त पर बता देते तो सब के सामने ऐसा नहीं होता। मगर इन्हें सिर्फ ऐसा लगा था कि मिशाल सब का लिहाज कर लेगी और इन्हें ज़्यादा सवालों के जवाब नहीं देने पड़ेंगे। मगर सामने मिशाल थी जिसमें लिहाज मुरव्वत बिल्कुल नहीं था। उल्टा इसने वहाज को भी 2-4 बातें सुना डाली। सदफ और इसकी माँ के चेहरे पर अजीब मुस्कुराहट खेलने लगी। इन लोगों की यूं ही बेइज्जती होने का हक था। वहाज दादा जान को घूर कर देखने लगा। और उल्टे तिरछे रिश्ते करें? इस निकाह में तुम्हारे बाप की रजा है और वो ये चाहते हैं कि तुम्हारी शादी वहाज से हो जाए और इसी की ख्वाहिश है कि वहाज से तुम्हारी शादी हो। दादा जान ने इसको समझाया और इसका हाथ अपने बुजुर्ग हाथों में थाम लिया। वहाज के लिए भी ये बात नहीं थी कि मिशाल का बाप, जो इसका अवलीन दुश्मन था, ये सब इनकी ख्वाहिश पर हो रहा था। न जाने दादा जान और इसके ज़ब्त का किस तरह इम्तिहान लेना चाहते थे। वो मुठियाँ भींचता बैठा रहा। सब हौनक से खड़े थे। नामुमकिन, मेरे बाबा ऐसा कह नहीं सकते। मैं कभी भी इससे शादी नहीं करूँगी। आप झूठ बोल रहे हैं। मुझे लगता है आप इस घर में मेरे लिए सबसे अच्छे हैं, मगर अब मुझे समझ आ रहा है मुझे ये लहंगा इनाम में क्यों दिया गया। मुझे बेवकूफ़ बनाकर मेरी शादी इससे कराई जा रही थी। आप लोगों ने मुझे समझ क्या लिया है? पहले मुझे यहाँ रोका और अब मेरी शादी। बेटी, दादा जान इसके चिल्लाने पर एकदम इसकी तरफ बढ़े।
बस करें, मिशाल सुर्ख नज़रों से चिल्लाई। सब खड़े ये तमाशा देख रहे थे। वहाज खुद से खामोश रहा। मिशाल, तमाशा ना लगाओ, इज्जत का सवाल है। जो हो रहा है तुम्हारे हक में बेहतर है। बहुत लोग हैं, दादा जान की इज्जत रख लो इस वक्त। सिकंदर ने आगे बढ़कर इसके कान में कहा। हट जाओ, मेरे नज़रों से दूर हो जाओ। तुम सब मुझे बेवकूफ़ समझ रहे हो? मैं पागल दिखती हूँ क्या? मेरी ज़िंदगी, मेरी इज्जत की परवाह नहीं? मेरी ज़िंदगी इस दखियानूसी बददिमाग शख्सियत साथ बर्बाद करके सारी ज़िंदगी मुझे इधर ही मारना चाहते हो? वो तुम सब लोगों का अपना है। ये तुम लोगों का। अभी इसी वक्त मैं यहाँ से जा रही हूँ अपने बाबा के पास। मैं इन्हें बताऊंगी ये लोग कितने जालिम हैं। मिशाल का लहजा भीग ही गया था, जबकि सारिम ने इसका हाथ जकड़ कर रोका। रुक जाओ, हम आराम से बात करेंगे। हो गई सारी बातें, आ गया मुझे आप लोगों पर यकीन। मिशाल ने सारिम से हाथ छुड़वाया। ये वाकई तुम्हारे बाबा की ख्वाहिश पर हो रहा है मिशाल, सारिम ने भी कहा। तो मिशाल का खून खौल गया। तुम सब लोग मुझे मेरे बाबा से दूर कर देना चाहते हो और ये चाहते हो कि मैं इनसे नफरत करूं। वो ऐसा कभी नहीं कहेंगे। वो जानते हैं मिशाल पाकिस्तान में रहना नहीं चाहती। मैं तुम्हारी इनसे बात करवा दूंगा। सारिम ने इसे फिर से रोका। मेरे पास फ़ोन है, मैं खुद कर लूँगी बात। वो धाड़ी और इसने वही खड़े बाबा को कॉल की। काफ़ी टाइम से कॉल नहीं मिल रही थी। जबकि दूसरी तरफ से कॉल पिक हुई तो इसकी आंखों से आंसू बह गए। सिकंदर जब से मिशाल को देख रहा था, इसकी नफरत में अपने बाप के लिए मजीद इजाफा हो गया था। बाबा, आप कहाँ हैं? ये लोग मेरी शादी करवा रहे हैं ज़बरदस्ती, वो चीखी और आंखों से आंसू बहने लगे। वहाज ने दादा जान को देखा। इन नज़रों में क्या कुछ नहीं था, जबकि दादा जान ने निगाह चुरा ली। गोया इन्होंने वहाज से भी झूठ बोला था। न जाने दूसरी तरफ से क्या कहा गया था। मिशाल साकित हो गई थी। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं बाबा? वो बोली। आपने ड्रिंक की हुई है, आप तभी ऐसी बातें कर रहे हैं। वो नफ़ी करने लगी थी। मैं नहीं करूँगी ये शादी। वो दहाड़ी और इसने मोबाइल ज़मीन पर दे मारा। मोबाइल कई टुकड़ों में बदल गया। बस बहुत हो गई। वहाज एकदम उठा। वहाज आराम से, अल्तमिश भी साथ उठा। सबके चेहरे पर सन्नाटा था, गोया सांप सूंघ गया हो। चुपचाप खड़ा शख्स तमाशा देख रहा था। वहाज लंबे लंबे कदम भरता मिशाल की जानिब बढ़ा और इसकी कलाई अपने हाथ में जकड़ ली, इस शिद्दत से कि मिशाल की आह निकली थी। इसने एक झटके से मिशाल को खींचा। अगर तुमने मजीद तमाशा किया तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी जहन्नुम बना दूंगा। इस वक्त जो हो रहा है होने दो। मुझे भी कोई शौक़ नहीं है तुमसे शादी रचाने का। बाद में मर्जी मेरी और तुम्हारी होगी और हम दोनों का फैसला एक जैसा है। अब अपनी चोंच दबाकर जो मैं कह रहा हूँ वो करो। अगर तुम इस वबाल को अपने गले से निकालना चाहती हो, क्योंकि मुझे भी तुमसे इतनी ही नफरत है जितनी तुम्हें मुझसे, बल्कि 2-4 गुना ज़्यादा ही हो गई। इतनी आवारा लड़की हो लोग गर्लफ्रेंड बनाते हैं, बीवी नहीं। समझी तुम? और मेरे जैसा शख्स तुम्हें बीवी कभी तस्लीम नहीं कर सकता जिसका किरदार ही अपना ना हो। वो बहुत मध्यम लहजे में बोलता मिशाल के दिमाग को दुरुस्त कर चुका था। वो दंग रह गई थी इसकी बकवास पर, मगर ज़बान पर ऐसा खौफल पड़ा कि आंसू तो गिरते रहे मगर लफ्ज़ एक भी ना निकला। और वहाँ जिसे खींचता हुआ स्टेज पर ले आया। जताती नज़रों से दादा जान को देखा और मिशाल को एक सोफे पर झटक कर वो खुद भी बैठ गया। मौलवी साहब ने कहा कि लड़की की मर्ज़ी के बिना निकाह नहीं हो सकता। इसकी मर्ज़ी है, ये नफ्सियाती है। इसे अक्सर ऐसे दौरे पड़ते हैं, भूल जाती है कि क्या होने वाला है क्या नहीं। और इस वक्त भी इसे ये फिक्रा पड़ा है। आप फिक्र ना करें। वहाद ने संजीदगी से ऐसे कहा कि मौलवी हमदर्दाना नज़रों से इसे देखने लगा कि कितना बड़ा दिल है इसका, जो एक पागल लड़की से शादी कर रहा है। और बाकी सब भी इसकी संजीदगी पर एतबार कर रहे थे। सारे घर वाले खामोश खड़े थे। मौलवी ने निकाह शुरू किया। वहाज ने मिशाल की जानिब देखा। मिशाल ने अपनी बेशुमार आंसुओं से तर आंखें को उठाया। वहाज ने जैसे झटका खाकर इसके शहर से फौरन खुद को निकाला था। अजीब मखलूक थी। खुदा ने इतना हुस्न दे रहा था जिसे संभालना भी नहीं आता था। वहाज ने रुख मोड़ लिया। अब इससे आगे वो दादा जान के लिए कुछ नहीं कर सकता था। अगर वो इनकार करती तो वो यहाँ से उठकर चला जाता। जबकि मिशाल ने दादा जान के जुड़े हाथ देखे थे। वो 1% भी हामी ना भरती, मगर इन बुजुर्ग कांपते हाथों को देखकर इसने कबूल
ہے کہا اور 3 بار کہہ کر سائن کر کے وہاں سے اٹھ کر بھاگتی ہوئی اندر چلی گئی۔ یہ بدمزگی نہ ہوتی اگر دادا جان پہلے اسے اطلاع دے دیتے۔ وحاج نے بھی سائن کیے اور خود بھی اٹھ کر گھر سے باہر چلا گیا، جبکہ آہنگ اور التمش کے نکاح بھی اسی افراتفری میں ہوا۔ سارے فنکشن میں بدمزگی الگ پھیل گئی تھی۔ سب مشال اور وحاج کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ سارم اور سکندر نے سب کے لیے کھانا لگوایا۔ گھر والوں کا عورتوں کو جواب دینا عجیب کٹھن تھا۔ سب چپ چاپ تھے، جبکہ باقی سب اپنی مرضی سے چہمگوگیاں کیے جا رہے تھے۔ دادا جان بھی وہاں سے چلے گئے تھے اور یہ فنکشن وحاج اور مشال کی وجہ سے آہنگ اور التمش کی خوشیوں کو بھی روند گیا تھا۔ التمش پر نہ جانے کون سی فکر لاحق تھی کہ وہ غیب دماغے سے ہی ارد گرد دیکھتا رہا تھا، جبکہ آہنگ تو گھبرا چلی گئی تھی اس ماحول سے۔ تبھی ہانیہ، نور اور باقی کزنز اسے لے گئی تھی اندر۔ سب مہمان چلے گئے۔ سارم سکندر نے دادا جان سے جواب طلبی کی کہ انہوں نے کیوں نہیں بتایا مشال کو، پہلے ہمارے گھر کی عزت اتنے آرام سے کیسے نیلام ہونے دی انہوں نے، جبکہ دادا جان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ پہلے بتاتے تو ضرور وہ یہاں سے جانے کی کوشش کرتی۔ اب وہ اس نکاح میں بن چکی تھی اور 100% انہیں وحاج پر یقین تھا۔ وہ جتنا بھی ناراض ہو مگر ان کا مان کبھی نہیں توڑے گا۔ مجھے مشال کی فکر ہو رہی ہے، پہلے بھی اس نے اپنی کلائیاں کاٹ لی تھی، تائی امی نے کہا تو بڑی امی اور چچی بھی پریشان ہو گئی۔ دادا جان خود مشال کے کمرے تک گئے تھے۔ مشال بیٹا دروازہ کھولو، انہوں نے تادے دروازہ بجایا مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ ان لوگوں کو فکر ہوئی تو سکندر نے دروازہ کھولنا چاہا۔ مری نہیں ہوں میں، زندہ ہوں، میں کسی کو نہیں دیکھنا چاہتی، جائے سب یہاں سے۔ دروازہ کھلنے سے پہلے ہی اندر سے چیخی تو سب چپ سے ہو گئے تھے اور اسے کچھ دیر تنہا چھوڑ دیا۔ اس کے ساتھ تو یہ دھوکہ ہی ہوا تھا۔ حالانکہ شادی میں 2 دنوں کا گیپ تھا مگر اگلے دن ہی بارات اور رخصتی رکھی گئی، وہ بھی صرف اس ڈر کے مشال بھاگ نہ جائے۔ اگر مشال بھاگ گئی تو ان کی بدنامی اور ہوتی۔ تبھی التمش، سکندر اور سارم کے کہنے پر رخصتی اگلے روز ہی رکھی گئی تھی اور دادا جان کو بھی یہ مناسب لگا تھا۔ سب کی توجہ مشال کے دروازے پر تھی کہ وہ کب نکلتے کمرے سے۔ آہنگ نے کل کا جوڑا اتار دیا تھا، وہ اس کے ساتھ مضبوط رشتے میں بندھ گئی تھی، وہ اس سے خوشی کو محسوس کرتی، مگر تب جب مشال اور وحاج کا ایسا کوئی سین کریٹ نہ ہوتا۔ گھر کو اسی طرح سجایا گیا کیونکہ وہی مہمان آنے تھے۔ دادا جان مشال سے خود بات کرنا چاہتے تھے۔ وحاج ابھی گھر لوٹا تھا اور اسے سکندر سے آج رخصتی کے بارے میں پتہ چلا تھا تو نئے سرے سے اس کے اندر زلزلے اٹھے تھے۔ وہ سیدھا دادا جان کے پاس پہنچا تھا۔ کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ وہ دہاڑا۔ وحاج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ جیسے ہی بولے وحاج ایک دم سیدھا ہوا تھا، اپنے اندر کا غصہ دباتا وہ ان کی جانب مڑا۔ کیا ہوا ہے آپ کو؟ آپ یہ رخصتی کروا لو وحاج، صحیح طریقے سے۔ میں نہیں چاہتا مشال یہاں سے بھاگے، میری بے وقوفی نے میرے بچوں کی پہلے ہی بڑی بےعزتی کرا دی ہے۔ ان کی سانسیں اکھڑ رہی تھی، وہ شرمندگی سے بولے۔ وحاج کے دل کو کچھ ہوا۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں دادا جان آپ؟ وہ کہیں نہیں بھاگ سکتی، وہ اب مشال فرحت نہیں ہے، اب مشال وحاج ہے اور وہ کہیں نہیں جا سکتی۔ پلیز آپ اپنا خیال رکھ کریں۔ اسے فکر ہو رہی تھی دادا جان ہارٹ پیشنٹ تھے، کوئی بھی بات نہیں انہیں نقصان پہنچا سکتی تھی۔ تبھی اس نے انہیں تسلی دی کہ کچھ نہیں ہوگا، یہ رخصتی ہوگی، کیونکہ کچھ بھی تھا وہ ان کو اپنے ساتھ دیکھنا چاہتا تھا، وہ ان کو خود سے جدا نہیں کر سکتا تھا۔ وہ انہیں ریسٹ کرنے کا کہہ کر وہاں سے باہر نکل گیا، جبکہ اس کا ٹکراؤ اچانک ہی مشال سے ہوا تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کی جانب ایسے دیکھا جیسے ابھی نگل لیں گے۔ وحاج نے کچھ نہیں کہا، وہ آگے بڑھ گیا۔ مشال دادا جان کے روم میں آ گئی، وہ لیٹے ہوئے تھے، اس کی جانب دیکھا، پھیکا سا مسکرائے۔ جانا ہے مجھے یہاں سے، مشال نے بس اتنا ہی کہا۔ آج رخصتی ہے تمہاری؟ دادا جان نے ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں یہ سب مان جاؤں گی کرنے کو؟ اس میں بیٹی تمہارے باپ کی خواہش بھی تھی۔ دادا جان پھولتے سانس سے اسے سمجھانے لگے۔ وہ نشے میں تھے تبھی ایسا بول رہے تھے، یہ سب آپ نے کیا ہے، آپ میرے اتنے بڑے دشمن نکلیں گے مجھے امید نہیں تھی، بالکل بھی۔ وہ غصے سے چیزیں اٹھا اٹھا کر پھینکنے لگی۔ دادا جان کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ مشال نے بالکل توجہ نہیں دی، وہ بولے جا رہی تھی
और अचानक दादा जान दिल थाम कर पीछे को गिरे गए। मिशाल की जबान को ब्रेक लगा। दादा जान वो इनके नज़दीक आई। इनकी सांसें चल रही थी मगर आंखें बंद थी। मिशाल के चेहरे पर खौफ के साए लहराए। वो बाहर भागी और दूसरी बार इन दोनों का टकराव हुआ, मगर इस बार वहाज को मिशाल के चेहरे पर जो नजर आया वो सुनना नहीं चाहता था। किसी छोटे बच्चे की तरह इसका दिल अनहोनी के एहसास से कांपा था। दादा जान, वो बस इतना ही बोली। वहाज ने इसे दूर धकेला और खुद अंदर भागा। दादा जान को इसने अपने मजबूत बाजू में उठाया और बाहर भागा। मिशाल मुंह पर हाथ रखे भीगी आंखों से वहीं बैठी रह गई, जबकि हर तरफ अफरा तफरी मच गई थी। बस सारे लोगों ने मिशाल को सुनाया था, जिसमें हानिया भी थी। अगर दादा जान को तुम्हारी वजह से कुछ हुआ तो मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। बदलिहाज लड़की मोहब्बत और नफरत में फ़र्क ही नहीं समझती, वो चीखी। मिशाल पहली बार जिंदगी में डर गई थी, तभी वो एक लफ्ज़ भी नहीं बोल सकी। बड़ी अम्मी ने आगे बढ़कर इसे खुद में छुपा लिया था। मैंने कुछ नहीं किया, मैं बात कर रही थी, सच में। वो भी गलेजे में सफाई देने लगी, जबकि इसे पता नहीं चला कि कौन इसे सीने से लगाए खड़ा है और वो कैसे दादा जान के लिए हौनक हुई थी। डॉक्टर्स ने माइनर अटैक बताया था। वहां सिकंदर, अल्तमिश, सारिम सब परेशान हो गए थे, जबकि दादाजान को जैसे ही होश आया इन्होंने इन दोनों की रुखसती की फिक्र लग गई थी। वो एक बात ही कहे जा रहे थे कि आज ही रुखसती होगी, हो जाएगी। भाई क्या आप भी बच्चों वाली बातें कर रहे हैं? जब आप ठीक होंगे तो हो जाएगी। इन्हें नहीं, अभी वक्त हो गया है, मेहमान आ गए होंगे। सिकंदर और सारिम हंसने लगे। वहाश, तुम्हारी शादी से हमारे दादाजान अगर सेहतमंद होते हैं तो खड़े हो मियाँ, घोड़ी चढ़ने का वक्त आ पहुंचा है, सारिम ने कहा तो दादाजान मुस्कुराए और इन चारों के लिए ये मुस्कुराहट कीमती थी, खासकर वहाज के लिए। वो सर हिला गया, जबकि दादाजान की जोर ज़बरदस्ती पर बहुत सारी एहतियात के साथ इन्हें डिस्चार्ज मिल गया था। दादाजान घर लौटे तो मिशाल सबसे पहले दौड़कर इन तक गई थी। वहाज ने तो मुँह ही फेर लिया था, जबकि वो इनके सीने से लगकर रो पड़ी थी। आपको कुछ हो जाता तो क्या होता? वो इनकी तरफ देखने लगी तो इन्होंने गोया फकर से एक निगाह सब पर उठाई थी कि वो ऐसी नहीं है जैसी सब इसे समझते हैं। कुछ नहीं हुआ, चलो अब मुस्कुरा दो, वो इसको देखते नरमी से बोले। बाबा जान, फंक्शन किसी और दिन कर लेंगे, आपकी तबीयत बेहतर होते ही। ताई अम्मी ने कहा। इनकी तबीयत अब भी अच्छी नहीं लग रही थी। नहीं, जो आज होना है वो आज ही होगा, दादा जान जरा बारोब लहजे में बोले तो सब खामोश हो गए। तैयारियां पूरी थी, सब इन्हें रस के लिए छोड़कर बाहर चले गए, जबकि मिशाल दादाजान के पास ही बैठी थी। वो जानते थे वो कोई ना कोई बात ज़रूर करेगी और वो इन्हीं बातों से बचना चाहते थे। तभी इन्होंने इसके कुछ भी बोलने से पहले इसे जाने के लिए कहा कि वो कुछ देर आराम करना चाहते थे। मिशाल ने इन्हें खफगी से देखा और सब समझ रही थी, मगर इनकी तबीयत के एहसास के तहत वो बाहर उठकर आ गई। इसने गहरा सांस लिया। अगर दादाजान के लिए इसे ये सब करना पड़ रहा था तो ये तय था वो ज़्यादा अरसे इस सब में नहीं बंधेगी। वो सोच चुकी थी वो आज रात ही इस शख्स का दिमाग ऐसा ठिकाने लगाएगी कि वो इसे खुद ही छोड़ देगा। और वैसे भी इसने ये ही कहा था कि एक यहाँ बस इन सब की बातें मानने के बाद फैसला इन दोनों का होगा कि बाद में वो एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं या नहीं। वो मार्क से कांटेक्ट करके यहाँ से जल्द चली जाएगी। वो अपनी सोचों में गुम सामने देख न सकी कि वहाज अभी अपने रूम से निकल रहा था और दोनों का शिद्दत से टकराव हुआ। मिशाल ने सर उठाकर देखा, सीधा वहाज से निगाह जा मिली। दोनों के चेहरों पर एकदम नागवारी छा गई। ये सब दादाजान के जोर ज़बरदस्ती पर हो रहा है, ये मत समझना। बैठे बिठाए तुम्हें मैं मिल गई, मिशाल ने इसे तिरछी नज़रों से देखकर जताया। वहाज ने गहरा सांस भरा। वक्त आने दो, तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि आईने में खुद को देखने काबिल भी नहीं रहोगी। जरा सा झुककर वो इसके कान में सरसराता। मिशाल इसके लहजे और इसकी बात पर एकदम दंग रह गई थी। क्या मतलब? वो बल खाकर मुड़ी। कुछ नहीं, मुझे तुमसे कोई गर्ज नहीं। दादाजान के कहने पर यह सब हो रहा है, वरना मुझे तुम्हारी जैसी आधी पाकिस्तानी और आधी अंग्रेज शक्ल में कोई दिलचस्पी नहीं। इसने फौरन अपनी टोन बदली और पहली की तरह कहकर इसके पास से गुजर गया। मिशाल को गुस्सा तो बहुत चढ़ा, मगर चुप हो गई और गुस्से से रूम में आ गई। वो बाबा की बात सोच रही थी। वो इंग्लिश में इसे गालियां दे रहे थे और इसे यकीन था कि वो ड्रिंक है,
تبھی ایسا کر رہے ہیں، ورنہ وہ اس کے ساتھ ایسا کبھی نہیں کہہ سکتے تھے۔ وہ ان کی بیٹی تھی اور یہی اسے خوش فہمی تھی۔